Hello everyone, welcome to Quantum Minds. So today is class 6 of our teaching methodology series and we are practicing important questions and previous year questions of DSSSB exams, which is going to be important for other teaching exams also. So let's start this video. Question number first से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, बीइंग अ टीचर हाउ शुड नेहा टीच द स्टूडेंट्स इन हर क्लास. कि एक टीचर होने के नाते नेहा को किस तरह से स्टूडेंट्स को टीच करना चाहिए अपनी क्लास में. फर्स्ट है मेकिंग अनसॉलिसिटेड कमेंट्स अबाउट गर्ल्स सो दैट दे डू नॉट कंसिडर देमसेल्व्स स्पेसिफिक. लड़कियों के बारे में अनचाही टिप्पणियाँ करना ताकि वे खुद को विशिष्ट न समझें. सेकेंड है मेकिंग सिमिलर अरेंजमेंट्स फॉर बॉयज़ स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स. कि छात्र एवं छात्राओं के लिए समान व्यवस्था करना. थर्ड है सेपरेटिंग गर्ल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एंड गिविंग देम इंफॉर्मेशन अबाउट हाउस होल्ड वर्क. लड़कियों को कक्षा के छात्रों से अलग करना और उन्हें घरेलू काम के बारे में जानकारी देना. फोर्थ है नन ऑफ द अबाउ. तो देखिए इसमें साफ जो हो रहा है कि जेंडर की बात की जा रही है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, जेंडर आपको पता है कि सोशल कंस्ट्रक्ट है. जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट. जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट जो समाज के द्वारा बनाया गया है कि ये कार्य लड़के को करने चाहिए और ये कार्य लड़के को करने चाहिए. एक वो बना दी गई है अलग अलग भूमिका कि ये चीज़ें लड़कियों के लिए बनी है एंड ये चीज़ें लड़कों के लिए बनी है. तो इनमें से कौन सी चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए बीइंग अ टीचर नेहा को. तो ये फर्स्ट देखिए लड़कियों के बारे में अनचाही टिप्पणियाँ करना ताकि वे खुद को विशिष्ट न समझे. तो अनचाही टिप्पणियाँ नहीं करनी है, तो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सेकंड है मेकिंग सिमिलर अरेंजमेंट्स. छात्र एवं छात्राओं के लिए समान व्यवस्था करना. ये सही है, दोनों को बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है, दोनों में भेदभाव नहीं किया जा रहा है. जो छात्र को समान व्यवस्था मतलब दोनों के लिए व्यवस्था जो है इक्वल रखी जा रही है. तो यहाँ पे इक्वलिटी की बात हो रही है बॉयज़ एंड गर्ल्स में. सो दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट एंड बीइंग अ टीचर नेहा शुड डू दिस ओनली. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी करेक्ट. Question number second is name the highly successful teaching method that provides an environment of open dialogue between student and teacher. कि ऐसा जो हाईली सक्सेसफुल टीचिंग मेथड बताओ जिसमें ओपन डायलॉग मतलब अच्छे से बात होती है, अच्छे से कम्युनिकेशन हो रहा है स्टूडेंट एंड टीचर में, जिससे कि लर्निंग स्किल्स जो है वो डेवलप होती है. तो फर्स्ट है रिसेप्शन लर्निंग, सेकेंड है स्कैफोल्डिंग, थर्ड है रेसिप्रोकल लर्निंग एंड फोर्थ इज़ इंटीग्रेटेड लर्निंग. तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो आपका होगा रेसिप्रोकल लर्निंग. पारस्परिक, पारस्परिक मतलब एक दूसरे में. ठीक है, रेसिप्रोकल लर्निंग. पारस्परिक सीखना मतलब कि ओपन डायलॉग्स हो रहे हैं. जो भी क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है स्टूडेंट को, दे आर आस्किंग टू टीचर एंड टीचर जो है उन डाउट्स को सॉल्व कर रहा है. स्टूडेंट जो है हिचकिचा नहीं रहे हैं अपनी बात को रखने में. वहाँ पे एक्टिव लर्निंग जो है हो रही है, पैसिव लर्निंग नहीं हो रही है, एक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है वहाँ पे. तो इससे क्या होगा, लर्निंग स्किल्स जो है बच्चे की अच्छे से इंक्रीज़ होगी, उसमें नॉलेज डेवलप होगी एंड बच्चा हेजिटेट नहीं करेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसकी स्किल्स भी डेवलप होगी. तो बेस्ट मेथड होगा रेसिप्रोकल लर्निंग, पारस्परिक सीखना. ठीक है, जिसमें होता है इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है जिसमें ओपन डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, ओपन डायलॉग्स में कन्वर्सेशन होती है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ADHD. आपको यहाँ पे ADHD की फुल फॉर्म बताना है, एक्सपेंशन विस्तार क्या है. फर्स्ट है अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सेकेंड इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, थर्ड है अटेंशन डेफिसिट हाइपरटेंशन डिसऑर्डर एंड फोर्थ इज़ अटेंशन डिफेंसिव हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. तो देखिए ADHD की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज व्हाट कैन बी डिफाइंड एज अ गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग अ स्टेटेड टॉपिक. कि कोई एक टॉपिक है एंड उसके लिए जो है बहुत सारे पीपल जो है लोग इकट्ठे हुए हैं एंड दे आर डिस्कसिंग ऑन दैट. तो ये अभी हमने रिसेंट जो इससे प्रीवियस वाली क्लास है उसमें देखा था कि सेमिनार में क्या होता है
एक कोई टॉपिक पे जो है डिस्कशन चलता है, बहुत सारे पीपल हो गए, स्टूडेंट्स ले लो कि काफ़ी लोग हैं एंड दे आर डिस्कसिंग ऑन द सेम टॉपिक, जिससे जो है आइडियाज़ सब लोग अपने अपने दे रहे हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग एंड उससे जो है एक कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन निकलता है। तो ये होता है सेमिनार, जिसमें गैदरिंग होती है पीपल की फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग अ स्टेटेड टॉपिक, जो टॉपिक दिया गया है उस पर डिस्कशन करने के लिए। तो सेमिनार विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज द टर्म जेंडर वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय ब्लैंक इन 1955। तो जो ये जेंडर आया है शब्द, लिंग, ये सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? पहला है नोम चोम्स्की, सेकेंड है जॉन मनी, थर्ड है जेरोम ब्रूनर एंड फोर्थ इज लेव वाइगॉत्स्की। तो ये जो जेंडर टर्म है वो फर्स्टली कॉइंड की गई थी बाय जॉन मनी ने इनको सबसे पहले लाया था इस टर्म को। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच टाइप ऑफ पोर्टफोलियो इज मोर समेटिव इन नेचर। इन सब में कौन सा मोर समेटिव है नेचर में? फर्स्ट है प्रोसेस पोर्टफोलियो, प्रक्रिया पोर्टफोलियो, सेकेंड है उत्पाद पोर्टफोलियो, थर्ड है प्लांट पोर्टफोलियो एंड फोर्थ इज प्रिपेयर्ड पोर्टफोलियो। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा समेटिव होगा इन सब में वो होगा आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ये तीनों बाकी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये सारे प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं मेनली, एंड जो ये है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती लर्निंग प्रोसेस के दौरान की। ये आपको एक ओवरऑल जो है रिप्रेजेंट करता है किसी स्टूडेंट के बेस्ट वर्क को, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ रही है। तो ये ओवरऑल आपको एक परफॉर्मेंस दे देता है कि क्या क्या बच्चे के अंदर टैलेंट है, क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है पूरे सेशन के दौरान, क्या क्या उसके वीक एरियाज थे, क्या उसके बेस्ट एरियाज थे। तो ये सब उसको रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता पूरे लर्निंग प्रोसेस को। बाकी लर्निंग प्रोसेस पे डिपेंड होंगे टाइम टू टाइम, बट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है मोर समेटिव है नेचर में इन सब की कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 7 इज फैक्टर्स विच अफेक्ट द लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड आर। कि इनमें से कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड? फर्स्ट है एंग्जाइटी, चिंता, सेकेंड है ट्रामा एंड थर्ड इज़ डिस्ट्रेस एंड फोर्थ इज़ ऑल ऑफ दीज। देखिए चिंता होगी बच्चे को तो अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएगा, तो इफेक्ट करेगा लर्निंग को। तो चिंता मुक्त रहेगा बच्चा तभी जो है लर्निंग उसकी अच्छी होगी। सेकेंड है ट्रामा, सदमा, कोई ट्रामा आ गया है, कोई ऐसी परिवार में उसके ऐसी कोई चीज़ हो गई है जिससे उभर नहीं पा रहा है, उसी में खोया हुआ है, तो उसकी लर्निंग उससे अच्छी नहीं होगी। तनाव, अगर तनाव है तो भी बच्चा स्टडी नहीं कर सकता। तो ये तीनों ही जो है फैक्टर्स है जिससे जो इफ़ेक्ट करते हैं लर्निंग को, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु सेज दिस टीचिंग इज़ अ प्रोग्रेसिव ऑक्यूपेशन एंड टीचर मस्ट एवर बी अ स्टूडेंट। यह किसने कहा कि शिक्षण एक प्रगतिशील व्यवसाय है और शिक्षक को सदैव विद्यार्थी होना चाहिए? कि शिक्षण जो है एक प्रोग्रेसिव ऑक्यूपेशन है एंड टीचर मस्ट एवर बी, टीचर को हमेशा एक विद्यार्थी की तरह रहना चाहिए, मतलब कि उसे हमेशा सीखने की भावना होनी चाहिए उसमें। टीचर को ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सब आता है एंड मुझे कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है, अब जितना आता है मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं सबको सिखा सकता हूँ। टीचर को एक स्टूडेंट की तरह होना चाहिए, उसको अपनी सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, उसे न्यू चीज़ें सीखते रहनी चाहिए। जितना अच्छे से वो सीखता रहेगा, टाइमली अपने आप को अपग्रेड करता रहेगा, उससे क्या होगा कि वो बच्चों को और अच्छे से चीज़ों को सिखा पाएगा, अच्छे से जो है उनको शिक्षा दे पाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये दी थी आपकी बीनिंग सर ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीनिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज डज द चाइल्ड वाइल रीडिंग में ओमिट। यहाँ पे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की बात हो रही है एंड ये क्या हो रहा है, चाइल्ड वाइल रीडिंग की डिफ़िकल्टीज़ है, में ओमिट छोड़ देता है कोई वर्ड वगैरह बोलते हुए, सब्स्टिट्यूट और रिवर्स लेटर्स और वर्ड्स, जो लेटर्स हैं उनको रिवर्स कर देता है या फिर वर्ड्स को उल्टा पुल्टा बोल देता है। पहला है डिसलेक्सिया होता है, ये डिस्ग्राफिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है या फिर ADHD होता है। तो ये रीडिंग की जो डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिफ़िकल्टी, वो होती है आपकी डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया राइटिंग से संबंधित है, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से है, मैथ्स से रिगार्डिंग है, ADHD हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रीडिंग से रिगार्डिंग है डिसलेक्सिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज इन विच ईयर वॉज एजुसेट लॉन्च्ड। तो एजुसेट है, इसकी जो फुल फॉर्म होगी ये एजुकेशन सैटेलाइट है, एक एजुकेशन सैटेलाइट। फर्स्टली एजुकेशन सैटेलाइट जो लॉन्च हुई है वो है ये एजुकेशन सैटेलाइट। इसको किस वर्ष जो है लॉन्च किया गया था? पहला है 2002, सेकेंड है 2003, थर्ड है 2004 एंड फोर्थ है 2005। तो ये देखो इसको ना 2004 में लॉन्च किया गया था एंड इसकी डेट है 20
सितंबर 2004। ठीक है, फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है whose theory of development considers the impact of external factors, parents and society on personality development from childhood to adulthood। इनमें जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, विकास का कौन सा सिद्धांत बचपन से वयस्कता तथा व्यक्तित्व विकास पर भारी कारकों, माता पिता और समाज के प्रभाव पर विचार करता है। ये किसने दिया था? ये आपको कि जो डिफरेंट स्टेजेस दी गई थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, ये बुरहुस फ्रेडरिक स्किनर ने दी थी, BF स्किनर ने, या फिर सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, जीन पियाजे ने दी थी, या फिर एरिक एरिक्सन ने दी थी। तो देखिए, ये जो स्टेजेस थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की डिफरेंट, चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड के, इसमें बोला था कि ये सब जो स्टेजेस होती है वो इम्पैक्ट किसका इम्पैक्ट होता है? भारी कारकों, जैसे वातावरण का इम्पैक्ट होता है, माता पिता का होता है, समाज का होता है, बच्चे की लर्निंग में किस तरह से, जैसे वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जाता है, तो ये सब चीज़ें जो है इफ़ेक्ट करती है बच्चे की डेवलपमेंट को। तो ये एरिक एरिक्सन ने डिफरेंट स्टेजेस दी थी, जिसमें ये बताया था कि जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट है वो इम्पैक्ट किसका प्रभाव रहेगा उन पे? एक्सटर्नल फैक्टर्स का, भारी कारकों का, पेरेंट्स का रहेगा, सोसाइटी का रहेगा। तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है ये। क्वेश्चन नंबर 12 इज हु कंडक्टेड द बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया गया था, बहुत फेमस है। किसने किया था? फर्स्ट है इवान पावलोव, सेकंड है लुइस ली थर्स्टन, थर्ड है एल्बर्ट बंडूरा एंड फोर्थ इज रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। तो ये क्या था? एल्बर्ट बंडूरा का है बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था एंड बताया था कि जो बच्चा है वो ये नहीं है कि उसको पनिश किया जा रहा है, पनिशमेंट दी जा रही है तो सीख रहा है, या फिर उसको रिवार्ड की चाह है, कोई गिफ्ट, कोई उसको प्राइज़ दिया जा रहा है तो वो सीख रहा है। इसके अलावा भी जो बच्चे की लर्निंग डिपेंड करती है उसके आसपास जो लोग हैं उनके बिहेवियर पे, कि उसके आसपास किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है। अगर कोई गुस्से में बिहेव कर रहा है तो बच्चा वही चीज़ सीखेगा एंड वो उस चीज़ को कॉपी करता है। तो उसकी लर्निंग जो है डिपेंड करती है उसके आसपास जो पीपल है उनके बिहेवियर पे, बच्चा वहाँ से भी इमिटेट करता है। तो ये बोबोडोल एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किया था एल्बर्ट बंडूरा ने। क्वेश्चन नंबर 13 इज बाय एडॉप्टिंग द ब्लैंक आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन मे बी मेड एज दोज हु आर मेंटली रिटार्डेड है। आइडेंटिफिकेशन करनी चिल्ड्रन को, लो लर्नर्स है, नॉर्मल लर्नर्स है, एकेडमिकली एडवांस लर्नर्स है एंड गिफ्टेड लर्नर्स है। तो यहाँ पे देखिए जो मेंटली बात हो रही है, मेंटली उसकी, तो इसमें हम कौन सा जो अप्रोच है वो यूज़ करेंगे? फर्स्ट है एबिलिटी बेस्ड अप्रोच, सेकेंड है सेंसरी अप्रोच, संवेदी दृष्टिकोण, थर्ड है कॉग्निटिव अप्रोच एंड फोर्थ है सोसाइटी बेस्ड अप्रोच। तो इसके लिए जो अडॉप्ट करेंगे हम करेंगे कॉग्निटिव अप्रोच, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। उससे क्या आइडेंटिफाई किया जाएगा बच्चे को, जो मेंटली रिटार्डेड है उनको, लो लर्नर्स है, नॉर्मल लर्नर्स है, एकेडमिकली जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर गिफ्टेड, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो उसको हम कॉग्निटिव अप्रोच, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से आइडेंटिफाई करेंगे। तो आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कि कौन सा आर्टिकल है जो इंश्योर करता है कि इक्वलिटी हो, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी नौकरियों में जो है हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। ठीक है, तो ये जो दिया था आपका अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता सुनिश्चित करता है। मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर इंसान को, हर जो है स्टूडेंट उसको जॉब्स वगैरह में, पब्लिक सेक्टर में, ताकि जो है उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इसमें ये जो बताया गया था वो बताया गया था आपका आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 जो है इंश्योर करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15 है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स क्वेश्चनेयर वॉज डेवलप्ड बाय। तो ये देखिए पर्सनैलिटी का क्वेश्चन है। पर्सनैलिटी फैक्टर्स जो है 16 किए थे, जिनके माध्यम से पर्सनैलिटी अलग अलग रखी गई थी कि किसकी कैसी पर्सनैलिटी है, उसको 16 फैक्टर्स के माध्यम से डिफाइन करना था। तो फर्स्ट है आइसेंक ने दिया था, कैटल ने दिया था, बंडूरा ने, या फिर एल्पोर्ट। तो ये देखिए कैटल के है ये 16 जो है फैक्टर्स, पर्सनैलिटी फैक्टर्स दिए थे इन्होंने, जो डिफरेंट पर्सनैलिटी शो करते हैं, अलग अलग लोगों की किस टाइप की पर्सनैलिटी होती है।
तो ये दिया था कैटल ने। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनमें कौन सा जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब जो हर टाइम वाइज हो रहा है, एसेस किया जा रहा है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, टीचर की परफॉर्मेंस को, कि टीचर को किस तरह से जो है अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो वो जो है इनमें से सबसे कौन सा टूल नहीं है, नॉट द टूल पूछा है आपसे। फर्स्ट है प्रोजेक्ट, सेकेंड है असाइनमेंट, थर्ड है ऐसे टाइप क्वेश्चन एंड फोर्थ इज़ ऑरल क्वेश्चन। तो देखिए प्रोजेक्ट, असाइनमेंट एंड ओरल क्वेश्चन जो है टूल है फॉर्मेटिव असेसमेंट की, इनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान, प्रोजेक्ट्स भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऐसे टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू स्टडी प्रॉब्लम्स ऑफ मैल एडजस्टेड चिल्ड्रन, डेविएंट चिल्ड्रन एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कुसमायोजित बच्चों, विचलित बच्चों और छात्रों की भावनात्मक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। इनमें से कौन सी उपयुक्त विधि है? जो कुसमायोजित बच्चे हैं, विचलित बच्चे हैं, या फिर भावनात्मक समस्याएं हैं, किसी को इमोशनली जो है कोई प्रॉब्लम है, तो इनमें कौन सी आप जो है विधि यूज़ करेंगे? फर्स्ट है क्लिनिकल मेथड, सेकेंड इज़ क्वेश्चनेयर मेथड, थर्ड इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड फोर्थ इज़ बोथ ए एंड बी। तो देखिए प्रश्नावली विधि नहीं होगी यहाँ पे, प्रयोगात्मक विधि भी नहीं होगी, क्लिनिकल मेथड नैदानिक विधि यूज़ की जाएगी। अच्छे से बच्चों से बात की जाएगी, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, उनको एक प्रॉपर जो है ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा जिससे वो है डरे नहीं, उनको प्रॉब्लम है, एक परफेक्ट जो है कम्युनिकेशन उनके बीच हो सके। तो क्लिनिकल मेथड विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 इज एसोसिएटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग इंक्लूड थ्योरीज ऑफ एसोसिएटिव थ्योरीज, जिसमें रिलेशनशिप होता है स्टिमुलाई के बीच में, स्टिमुलाई कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है ये सब। तो इनमें क्या है, कौन कौन सी थ्योरीज को इंक्लूड किया गया है? फर्स्ट है थॉर्नेडाइक, सेकेंड मिलर, थर्ड इज जेस्टॉल्ट एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। So these all three are included in associative theories. So answer will be all of these. Question number 19 is the approach of teaching and learning which focuses on engaging students. engage करके रखे, ऐसी कौन सी अप्रोच है जो engage करके रखे स्टूडेंट को with specific activities, जो एक्टिविटीज़ है उसमें, और टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग के दौरान जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें, दैट अलाउ स्टूडेंट्स टू टॉक, जिससे स्टूडेंट जो है अपनी बात रख सके, रिफ्लेक्ट कर सके क्या बोला जा रहा है, क्या और वो उनको समझ में आ रहा है या नहीं, लिख सके और एक्सप्रेस कर सके अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, क्या जो पूरा लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है उसको। मतलब कि बच्चा जो है वो झिझक नहीं रहा है कोई क्वेश्चन पूछने में, कोई डाउट पूछने में टीचर से, एंड उनको पूरी फ्रीडम है। एक्टिव लर्निंग वहाँ पे जो होगी, तो एक्टिव मतलब सक्रिय लर्निंग होगी। तो इसमें पहला ऑप्शन है इनएक्टिव लर्निंग, सेकंड एक्टिव लर्निंग। निष्क्रिय तो होगी ही नहीं, ऐसा होगा तो ये बच्चा जो है झिझक करेगा कुछ पूछने में, अपने डाउट्स पूछने में। एक्टिव लर्निंग के केस में क्या होगा, जब सक्रिय अध्ययन होगा तो उसको पूरी फ्रीडम होगी, वो एक्सप्रेस कर पाएगा अपने थॉट्स को, बच्चा अच्छे से बात कर पाएगा, अपनी बात को रख पाएगा। तो एक्टिव लर्निंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ मैस्लोज थ्योरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड। जो मैस्लो की थ्योरी है उसको क्या और भी क्या बोला जाता है? फर्स्ट है थ्योरी ऑफ नीड, सेकेंड है फिजिकल थ्योरी, थर्ड है स्ट्रॉन्ग विल पावर थ्योरी एंड फोर्थ इज ड्राइव थ्योरी। तो मैस्लो थ्योरी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ नीड भी बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर विल बी फर्स्ट। तो आई होप कि आपको ये जो है ये क्लास अच्छी लगी होगी, एंड आपके जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से आपको पता चल गए होंगे, एंड आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू। ऐसी ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू। थैंक यू। लाइक एंड शेयर इट।